हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन इसमें हम पढ़ेंगे स्कोप या सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आइए पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग वगैरह। तो मैनेजमेंट फाइनेंस पैसे के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्लानिंग की जानी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग नहीं है, पैसे के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो एक फर्म कहाँ से तो एक्वायर करेगी पैसे को और कहाँ पर उसका यूटिलाइज करेगी, तो यही कहलाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कैपिटल या जो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर उसका यूज किया जाएगा, इसी के रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। और फिर आता है इसके स्कोप क्या क्या दे रखे हैं। 2 तरह के इसके स्कोप है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल स्कोप को हम कॉरपोरेट फाइनेंस भी बोल देते हैं। ट्रेडिशनल स्कोप को हम कॉरपोरेट फाइनेंस भी बोलते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ जी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू द फाइनेंशियल फंक्शन, इसको कॉरपोरेट फाइनेंस भी बोल देते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ फंड बोला जाता है, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा सिर्फ ये इस पर फोकस किया जाता है, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर फोकस नहीं किया जाता इसमें। दूसरा 3 पॉइंट इसमें हम कंसीडर करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर इन दिस अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो इंस्टीट्यूशन से आप बाई करोगे डायरेक्ट। और इश्यू ऑफ द फाइनेंशियल डिवाइस टू एलोकेट द रिफंड द कैपिटल मार्केट से आप सोर्स ले सकते हो। और फिर अकाउंटिंग या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशन एस्टेब्लिश द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस, कि जब भी आप पैसा लेके आते हो अकाउंटिंग या फिर लीगल रिलेशनशिप को शो ऑन किया जाता है। ठीक है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पहला था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ओनली ये किया जाता है। दूसरा होता है इरेगुलर बेसिस पे, कि क्या आता है इरेगुलर बेसिस, कि जो पैसा कलेक्ट किया जाता है ना वो रेगुलर डे बाय डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कलेक्ट नहीं किया जाता। तो वो सिर्फ पैसा जो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि सोर्स ऑफ फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म होंगे, इरेगुलर होगा, साथ में लिख लेना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, कि जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो डेली बेसिस पे ना कर पैसे का कलेक्शन ओकेजनली कभी कभार किया जाता है। और जो पैसा हम लेके आएंगे सोर्स ऑफ फंड के लिए, सोर्स ऑफ फंड जहाँ से आएगा वो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, लिक्विडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, यानी कि एक नई फर्म सेटअप करनी है, उसके रिगार्डिंग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। कहने का मतलब कोई बड़ा इवेंट होगा ना तभी हम पैसा कहीं ना कहीं से इंस्टीट्यूशन से लेके आएंगे, इसलिए इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस भी बोला जाता है। ठीक है। यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी ये फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन, इसकी डीमेरिट क्या है। डीमेरिट ये कि सर इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को कंसीडर नहीं किया जाता, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को कंसीडर नहीं किया जाता। और पैसे को कलेक्ट करना, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है ना, वो भी एक्सटर्नल पार्टीज द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजर फर्म के अंदर नहीं रखा जाता जिसका काम है पैसे को कलेक्ट करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। यानी कि पहली बात है पैसा सिर्फ पैसे को प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, एक्सटर्नल पार्टी द्वारा किया जाता है और इरेगुलर बेसिस पे होता है और लॉन्ग टर्म फंड होता है। क्या होता है लॉन्ग टर्म फंड। तो सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे फोकस करते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए क्या है एक नैरो या फिर डिफेक्टिव कंसेप्ट है और मैक्सिमाइजेशन इसका प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया जाता है, ना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हालांकि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये नैरो कंसेप्ट है तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर फोकस करता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल फंक्शन, होप से आपको ये समझ में आया होगा। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है वन साइडेड अप्रोच। ये क्या है, एक वन साइडेड अप्रोच है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड पर फोकस किया जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर कोई फोकस
नहीं किया जाता। दूसरा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि पैसे के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइक उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। थर्ड वन, ये इरेगुलर एक्टिविटी होती है, यानी कि जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत हो और बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे के अमाउंट, ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत हो, तभी इसका यूज़ किया जाता है। डे टू डे ऑपरेशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और लॉन्ग टर्म फंड पर फोकस करती है, ना कि शॉर्ट टर्म पर। तो ये कुछ बेसिक इसकी डीमेरिट्स ही थी, होप से आपको ये पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट वन आता है फिर आपका मॉडर्न अप्रोच टू द फाइनेंशियल फंक्शन। मॉडर्न अप्रोचेज में क्या क्या आएगा? तो मॉडर्न अप्रोचेज, इसने बोला कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, एमएनसी कंपनी आई, कंपटीशन बढ़ता चला गया, और कंपटीशन बढ़ता चला गया तो स्पेशलाइजेशन के थ्रू ही, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के थ्रू ही बिजनेस में आप बोल सकते हो कि मार्केट में रुका जा सकता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो फाइनेंस का काम था, जो रुपए से रिलेटेड काम था सारा का सारा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया गया था, और वो पर्सन जो होता है वो या तो सीए होगा या फिर आप बोल सकते हो कोई प्रोफेशनल होगा, जिसका काम क्या है। तो मॉडर्न अप्रोच में जो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड या फिर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का काम किसी एक प्रोफेशनल को असाइन किया गया था, और उस प्रोफेशनल को हम फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं। और तो ये वाइडर टर्म है, तो इसके अंदर प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन दोनों वर्ड आते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन। आइए वन बाय वन करते हैं इन तीनों डिसीजंस को। तो सबसे पहले हाँ जी, देखिए 3 तरह के डिसीजन लेता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। पहला लेता है नंबर 1 आएगा आपका क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा आता है जी फाइनेंशियल डिसीजन। सेकंड डिसीजन कौन सा लेगा फाइनेंशियल मैनेजर? फाइनेंशियल डिसीजन। और थर्ड वन आता है अपना डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, ये तीनों टास्क कौन परफॉर्म करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है, और ये मॉडर्न अप्रोच के अंदर आता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब इन्वेस्टमेंट सर या तो शॉर्ट टर्म के लिए करेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए करेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए करेगा तो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेगा तो हम इसमें कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। डायरेक्ट पीवाईक्यू में पूछा गया है कि कैपिटल बजटिंग कैसा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल है, डिविडेंड। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में किसके लिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आता फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आएगा, लाइक आप डेब्ट से पैसा ले रहे हो, इक्विटी से ले रहे हो, रिटेन अर्निंग से ले रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रहे हो। सेकंड वन कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक आएगा, जिसमें डेब्ट और या इक्विटी का मिक्सचर यूज किया जाता है। और थर्ड वन हम इसमें पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? लिवरेज के बारे में। लिवरेज हालांकि अपने कॉमर्स में नहीं आता ये टॉपिक, मैनेजमेंट मैनेजमेंट से आप करते हो तो उसके अंदर आता है। मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट के अंदर नेट करते हो। तो यहाँ पर हम डेब्ट का यूज बताते हैं कि डेब्ट का यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है लिवरेज के अंदर। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी कर लेंगे थोड़ा टॉपिक।
फिर आता है डिविडेंड डिसीजन। अब या तो क्या करेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसके लिए डिविडेंड पॉलिसी वाला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, या फिर रिटेन कर लेंगे, पैसा बिजनेस के अंदर ही कर लेगा, रिटेन अर्निंग वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे मान लो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब रिटेन नहीं किया, रिटेन कर लिया मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा मॉडर्न आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना। लाइक आपसे मैं डायरेक्ट पूछ लिया करूँगा जब ये टॉपिक करवाऊंगा, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा डिसीजन है, तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप बोलोगे फाइनेंशियल। मैंने बोला डिविडेंड पॉलिसी, आप बोलोगे डिविडेंड। मैंने बोला वर्किंग कैपिटल कौन सा टॉपिक है, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना है। नेक्स्ट वन अपना आता है फिर, इसके अंदर 2 अप्रोचेज हम पढ़ते हैं। पहली अप्रोच आती है आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। देखिए इसने बोला भाई आज के टाइम में फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्या हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग। अलग अलग सिचुएशन होती है फाइनेंशियल मैनेजर के सामने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके रिगार्डिंग ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी डेवलप की गई है। पहला आता है थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी बाय हैरी मार्कोविच ने दी थी 1950 के अंदर, 1950 के अंदर। इसमें इसने बोला कि कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ करना चाहिए, यानी कि रिस्क भी लो लेकिन साथ के साथ रिटर्न मिले। तो इस थ्योरी के अंदर अपने को पढ़ना क्या है, याद क्या रखना, पहली बात तो किसने दी थी, दूसरी बात कब दी थी, और तीसरी बात इसका एक मीनिंग। ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी दैट द रिस्क ऑफ वन इन्वेस्टर, क्या दिया गया है, रिस्क ऑफ वन इन्वेस्टर इज व्यूड इन टोटलिटी, यानी कि एक इन्वेस्टर के रिस्क को टोटल फॉर्म में आपको देखना है, ना कि उसको इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रूप में आपको एनालाइज करना है। कहने का मतलब इंडिविजुअल सिक्योरिटी को एनालाइज ना करके ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी को करते हैं, और ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी का एक एग्जांपल हो गया CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, और CAPM का यूज किया जाता है रिस्की एसेट्स में पैसा लगाएं या ना लगाएं इसके लिए। ठीक है, CAPM एक सिंगल फैक्टर इफेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। हो जाएगा, तो ये था आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट बनाता है जी अपना थ्योरी ऑफ लिवरेज या वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। मोदी, गिलानी एंड मिलर ने दी थी 1958 के अंदर। लिवरेज के अंदर क्या बताया गया है, देखिए, इंट्रोड्यूसिंग द एनालिटिकल अप्रोच है ये, हाउ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन एनी फर्म इज टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। कि आपको जो फाइनेंशियल डिसीजन लेना है वो इस तरीके से लेना है कि फर्म की वैल्यू बढ़ जाए या शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाए। तो ये था आपका पूरा का पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अब हम मॉडर्न अप्रोच के कुछ फीचर कर लेते हैं। पहला, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मोर एम्फेसाइज ऑन दी फाइनेंशियल डिसीजन। हालांकि पहले उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। ये मोर एनालिटिकल, लेस डिस्क्रिप्टिव। ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की थी, और मॉडर्न जो अप्रोच है वो एनालिटिकल नेचर की है। और एनालिटिकल डिसीजन है तो राइट डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के द्वारा, और ये क्योंकि एनालिटिकल मीन्स कोई अकाउंटिंग या स्टेटिकल डेटा बेस पे लिए जाते हैं, कोई फैक्ट बेस होता है, उसके बेस पे डिसीजन आप लेते हो। फिर आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो ऐसा नहीं कि एक बार पैसा लिया और उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लगातार डेली बेसिस पे बिजनेस, एक फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ उसका यूज करना, छोटी छोटी बारीकी पे भी काम करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है इन दी मॉडर्न अप्रोच। ये ब्रॉडर व्यू है क्योंकि इसमें प्रोक्योरमेंट के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर भी फोकस किया जाता है, ऑप्टिमम यूज पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है ये। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म आल्सो इफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू
मॉडर्न अप्रोच की बैलेंसिंग द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी वाला होता क्या है। देखो, अगर मान ले कि आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, अगर आप उसको सारा अपने पास रखते हो तो आपकी लिक्विडिटी हाई रहती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जीरो होती है, क्योंकि अगर उसी 1,00,000 रुपये को कहीं आप इन्वेस्ट करते तो आप रिटर्न ज़्यादा कमा लेते, प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेते। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि पैसा अपने पास ना रखो और सारा का सारा कहीं इन्वेस्ट कर दो, प्रॉफिट कमा लो। अगर ऐसा करोगे तो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने सारा का सारा पैसा 1,00,000 का 1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉफिट तो आप कमा लोगे, लेकिन लिक्विडिटी आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है सर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक रेशियो में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इनकी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा किया जाता है। या अदर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं एक्वाजिशन ऑफ फंड। फंड कैसे, मतलब कौन कौन से सोर्स से, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, मिड टर्म से कैसे आपको पैसा कलेक्ट करना है, इंटरनली एक्सटर्नल सोर्स से। फाइनेंशियल प्लान को असाइनमेंट करना, उसको इवैल्यूएशन करना। एलोकेशन ऑफ फंड हो गया, यूज़ ऑफ फंड टू बाय द फिक्स एसेट या करंट एसेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना। ये सारे के सारे काम एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है। नॉर्मली 3 पार्ट में होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 फंक्शन ही होते हैं जो परफॉर्म करता है। बाकी सभी जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा इसका पार्ट ही आता है। नेक्स्ट बनाता है जी अपना फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? टेकिंग पार्ट ऑफ यूटिलाइजिंग दी फंड, पैसा कहाँ पर यूज़ करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना। दूसरा, रिक्विजिट ऑफ द फंड, पैसे की क्या ज़रूरत है और कहाँ से उसको मिलेगा। थर्ड वन, ये तो सारा का सारा आपका दे ही रखा है, यूटिलाइजेशन और एक्वाजिशन ऑफ फंड के बारे में। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि फिक्स एसेट में पैसा लगाते हैं उसके लिए कैपिटल बजटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। करंट एसेट में पैसा लगाते हैं उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, करंट एसेट और फिक्स एसेट। फिर आता है फाइनेंशियल डिसीजन, एसोसिएट विद द फाइनेंशियल राइज, कहाँ का डिफरेंट सोर्स से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ये सोर्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर आता है डिविडेंड, कि फाइनेंशियल मैनेजर एक बार पैसा, देखो इन्वेस्टमेंट में कहाँ पर पैसा लगाना है पहले ये सोचेंगे, पहले डिसाइड करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग पैसा लेंगे। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म से पैसा लेना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म से पर, इनके फाइनेंस पैसा बाद में लेके आना, पहले सोचना है। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंशियल मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकॉर्ड, कि जो नेट प्रॉफिट कमाया है अब उसको क्या करना चाहिए, उसको शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड देना है या फर्म के अंदर क्या करना है, रिटेन करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो 2 इसमें डिसीजन बनते हैं आपके, एक आता है डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर, एक होता है रिटेन प्रॉफिट, कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी और कितना अमाउंट से देंगे। मान लें कि 10% डिविडेंड देना है, कितने अमाउंट तक, मान लें सर 5,000। रिटेन अर्निंग के अंदर क्या आता है, द अमाउंट ऑफ कंटेन या अगेन, तो होल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, यानी कि अगर देखो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, उसको ये लगता है कि अगर उसने फर्म के अंदर पैसा रख लिया ना, रिटेन कर लिया, तो एक नई ब्रांच खोल सकता है जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के शेयर होल्डर को देगा और शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ा देगा। तो अगर उसके पास कोई वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी है डेवलपमेंट की तो उसको पैसा रख लेना चाहिए, रिटेन अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफाइन द इंडिकेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड और कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी। पहली बात है, रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा बिजनेस के अंदर आता रहना चाहिए, इनके स्टेबल और रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए फंड की। दूसरा, जो पैसा आ गया उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को ही अलाउ करना चाहिए या फिर अननेसेसरी फंड का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तीसरा, आप कैपिटल स्ट्रक्चर को, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर को क्रिएट करोगे। स्टेबल का मतलब डेब्ट प्लस में इक्विटी का जो यूज़ कर रहे हो आप, वो एक सीक्वेंस मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में करोगे, ठीक है। डेब्ट और इक्विटी के डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सोच समझ के करना पड़ता है, स्टेडी, मतलब बार बार उसमें चेंज ना करो। थर्ड वन आता है इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ इन्वायरमेंट ढूंढोगे। कहने का मतलब है कि रिस्क ज़्यादा ना हो, रिस्क ध्यान में रखते हैं, रिटर्न को भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न ध्यान में रखें, रिस्क को भी कंसीडर कीजिएगा। गारंटी होनी चाहिए कि इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सेफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर आता है अपने पास इंश्योरिंग एडक्वेट रिटर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए और शेयर होल्डर के लिए
भाई जो भी आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करो वहाँ से एडक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट बनाता है जी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन आता है कि आप इक्विटी से, डेब्ट से, डिवेंचर से, रिटेन अर्निंग से, मतलब अलग अलग नेम दे रखे वहाँ से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो। तो दिस सोर्स ऑफ फंड यूज डिफरेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में आप अलग अलग सोर्स का यूज करोगे। तो सोर्सेज को अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आइए वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन देखिए, टाइम के बेसिस पर, दूसरा ओनरशिप के बेसिस पर या सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर सॉरी। तो इसके रिगार्डिंग टाइम के बेसिस पर नॉर्मली दो ही तरह के सोर्स अपने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्या क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म सोर्स होता है वो आपका बोल सकते हो अप टू 1 ईयर, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। भाई जिसका पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स। और फिर लॉन्ग टर्म होते हैं 1 से 5 मतलब 1 साल से ज़्यादा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का ही एक पार्ट होता है मिड टर्म, ये लॉन्ग टर्म से लिया गया। पहली बात तो ये 1 से अगर 5 साल के बीच में लोन अगर पैसा वापस करना है तो मिड टर्म, और अबव 5 ईयर है तो लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा लेके आते हो तो शॉर्ट टर्म सोर्स हो गया आपका फाइनेंस का। अगर आप 1 से 5 साल के लिए लेके आते हो तो मीडियम टर्म हो गया। और अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लेके आते हो तो वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाते हैं। अब अपना क्वेश्चन ये आता है सर कि तो ये सोर्स से चलो पैसा तो हम समझ गए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म होता क्या है, लेकिन कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल दो इसके। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन आता है जी लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। लॉन्ग टर्म में क्या क्या पढ़ोगे आप? लाइक इक्विटी शेयर से पैसा लेना लॉन्ग टर्म होता है। प्रेफरेंस से, इंटरनल अक्रूवल का मतलब यहाँ पर होता है रिटेन अर्निंग। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेना। डिवेंचर होल्डर से पैसा लेना, बॉन्ड से लेना, और डिवेंचर और बॉन्ड दोनों को मिलाकर डेब्ट बोलते हैं इसको। टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन होता है। वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस लेना, लाइक यूरो इशू करना, फॉरेन करेंसी लोन, एडीआर, जीडीआर, ये क्या होता है, ये अपना टॉपिक आगे आएगा तो वहाँ पर एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर पाऊँगा। और फिर आता है आपका मिड टर्म। मिड टर्म मैंने बोला लॉन्ग का ही पार्ट बनेगा। लाइक इक्विटी को छोड़ देंगे, प्रेफरेंस से डिवेंचर आ जाएगा, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट से लोन लेना, लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज। बस थोड़ा सा डिफरेंस एक बार ये देख लीजिएगा कि लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है लैंड वगैरह, इसका एग्जांपल कि ज़मीन को पट्टे पे लेना। और हायर परचेज होता है यानी कि लीज फाइनेंस होता है इमूवेबल एसेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और हायर परचेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लाइक कार लोन, बाइक लोन। ठीक है, ये हायर परचेज में आता है। और जैसे बैंक वाले बैंक के लिए क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं ना ज़मीन, वो आपका लीज फाइनेंसिंग आ जाएगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड क्रेडिट, उधार माल खरीदना सप्लायर से। शॉर्ट टर्म लोन लाइक वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया आपने। फिक्स डिपॉजिट, हाँ ये पॉइंट समझने वाला है थोड़ा। मान लिया कि आपने एफडी करवा ली, सर एफडी करवा ली 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए, तो कैसा सोर्स है ये? लॉन्ग टर्म। अब आपने 1 से 9 साल तक तो चलते गए, जो 10वां साल आएगा ना, 10th ईयर, ये आपका शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाएगा। यानी कि कोई भी फिक्स एसेट है जिसको आप क्या करते हो, जिस साल उसको रियलाइज करते हो, जिस साल उससे पैसा मिलता है, वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाता है। ठीक है, लाइक ये मैंने फिक्स एफडी का बात बता दिया आपको कि अगर कोई एफडी है 10 साल के लिए करवाई थी, लेकिन अब वो मैच्योर होने वाली है इस साल करंट ईयर में, तो आपकी शॉर्ट टर्म में आ जाता है। या फिर एफडी करवाई आपने 1 साल से कम की, तो भी इसमें आ जाएगा। कस्टमर से एडवांस लेना, क्रेडिटर उधार जो पैसा देता है, पेबल्स, फैक्ट्री सर्विसिंग और बिल डिस्काउंटिंग, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट टर्म सोर्स आते हैं। तो ये वाला जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PYQ आप उठा के देखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन आता है वहाँ से इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक आपसे पूछ लेगा फैक्टरिंग सर्विस किसका एग्जांपल है, तो आप बोलोगे शॉर्ट टर्म का। वेंचर फंडिंग किसका, आप बोलोगे लॉन्ग टर्म का। लीज फाइनेंसिंग किसका, आप बोलोगे मिड टर्म का। तो ऐसे एग्जाम्पल दे दे के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड ये आता है। फिर आता है जी नेक्स्ट वन आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस। एक तो ओन्ड खुद के, एक बोरोड उधार लिए गए, यानी कि इंटरनल और ब्रॉड को एक्सटर्नल बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला इसको कंबाइन भी कर लो तो भी काम चल जाता अपना। ठीक है, अब इंटरनल में क्या क्या आता है,
इक्विटी से पैसा लेना, ओनर होते प्रेफरेंस से पैसा लेना, रिटेन अर्निंग पैसा लेना, डिवेंचर हो जो कन्वर्ट होंगे। अब ये बताओ, देखो मेरी बात है, 10 साल के लिए डिवेंचर पे रिडीम कर दें, सॉरी इशू कर दिए, और जिस साल रिडम्पशन हो गया पहले ही लिख दिया था 10 साल पहले साल में ही कि इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। मतलब कहने वाला बात ये है, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो मालिक का बेटा फ्यूचर में मालिक ही बनेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जब मालिक बनेगा तब उसकी इज्जत करेंगे और जब छोटा उसकी इज्जत नहीं कर रहे। तो ये वही बात होगी, इज्जत करने मतलब उसका कहना मानना, सीधी बात यही है। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि डिवेंचर होल्डर हैं, नो डाउट एक्सटर्नल में आने चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं सर 5 साल 10 साल बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, वो वही व्यक्ति है जिसने पहले डिवेंचर होल्डर के रूप में कंपनी था, लेकिन वो ओनर बनेगा किसी दिन, तो इसलिए वो भी कन्वर्टेबल डिवेंचर भी क्या कहलाता है, ओन्ड में आएगा। वेंचर फंड या प्राइवेट इक्विटी वो भी क्या कहलाता है, आपका ओन्ड में आता है। वेंचर फंड जब 2 कंपनियां मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं, या सॉरी किसी एक के पास आइडिया होता है, दूसरा पैसा लगाता है, तो वेंचर फंड आ जाता है। बोरोड मतलब बाहर से, डिवेंचर होल्डर आ जाएगा इसके अंदर, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, ये इसके अंदर आता है। ये इंटरनल वाला ओन्ड वाला सेम रहेगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसी तरह बोरोड वाला और एक्सटर्नल वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। तो होप शो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो होप शो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो आप ये इनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011। तो आप कोर्स को अगर बाय करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, और उस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।